6 एक दाश हैवानियत। कड़ी धूप में सड़क पर एक लड़की भाग रही थी। उसके चेहरे पर काफी घबराहट थी। डर से उसका गला सूख गया था। सफेद कलर की कुर्ती और रेड पटियाला पहनी हुई थी। कमर तक लंबे बाल जो खुले हुए थे। गोरा चेहरा जिस पर पसीने की बूंद साफ साफ नजर आ रही थी। दौड़ते दौड़ते वो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ मिहिरा, वरना मैं गोली चला दूंगा। ये आवाज सुनकर मिहिरा के हाथ पैर कांपने लगे। वो फिर से उठकर भागने लगी। भागते भागते वो पहाड़ की चोटी पर आई। जैसे ही उसने नीचे देखा तो गहरी खाई को देखकर वो वहीं रुक गई। तभी पीछे से वो लड़का भी आकर उसके ठीक पीछे रुक गया। मिहिरा जब पीछे मुड़कर देखी तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। वो रोते हुए बोली, विराज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मिहिरा की बातें सुनकर विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो ऐसे ही तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, ताकि तुम जाकर मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कर दो। नहीं विराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मिहिरा उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। मिहिरा को गिड़गिड़ाते देख विराज अपने पॉकेट से गन निकाला और उस पर निशाना साधते हुए बोला, सायरी मिहिरा, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जितना जल्दी मरोगी उतना ही जल्दी बाकियों का भी काम तमाम करूँगा। अब इसके बाद तुम्हारी बहनों की बारी है। अब उन्हें भी तो अपने प्यार के जाल में फंसाना है, जैसे तुम्हें फंसाया। विराज उसकी ओर देख अपनी आंखें दबाते हुए बोला। विराज की बातें सुनकर मिहिरा गुस्से से बौखला उठी। विराज के गिरेबान पकड़कर वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरी बहनों के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज तक तुमने मेरे साथ जो भी किया उसे भले ही मैंने माफ कर दिया हो, पर मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इतना भयानक मौत दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मिहिरा की बातें सुनकर विराज हंसते हुए बोला, जो खुद मौत के इतने करीब है वो मुझे मौत देगी। मिहिरा, ऐसे सपने नहीं देखा करते जिन्हें पूरा करना हमारे बस में ना हो। आज भले ही मैं बहुत लाचार हूँ और तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, पर एक बात याद रखना, समय का पहिया कब घूमकर राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मिहिरा की बातें सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगा। ओ मिहिरा, तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हो और तुम्हारी इन्हीं बातों से सब तुमसे घुल मिल जाते हैं और तुम पर भरोसा कर लेते हैं, पर बाद में क्या होता है तुम उन सब के भरोसे और उम्मीदों को तोड़ देती हो। खैर, अब बातें बहुत हो गई, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है और मरने से पहले तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा है मुझे बता दो, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। मिहिरा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। उसे हंसता देख विराज हैरानी से बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें, मौत सामने है और तुम रोने के बजाय हंस रही हो। जीना मरना इंसानों के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, पर भगवान ने तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिख चुके हैं। जितनी जिंदगी तुम्हें जीनी है जी लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ये जिंदगी नसीब नहीं होगी। विराज उसे घूरते हुए बोला, कोई बात नहीं मिहिरा, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम दूसरी बार जन्म लेने से भी कांप जाओगी, पर तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा बतानी होगी, क्योंकि मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ जो मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा न पूछूं। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं जब तुम्हें मौत दूं तब तुम अपने सारे बुरे कर्मों को याद करके उस पर तुम्हें पछतावा जरूर हो। तुम तो सच में पागल हो। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हो कि बड़े बड़े सपने बुनने में लगी हुई हो। अरे, मरने से पहले तुम अपने माँ बाप भाई बहन इन सबको तो याद कर लो। विराज की बातें सुनकर मिहिरा कुछ नहीं बोली। तभी विराज उस पर गड़ तानते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। मिहिरा हंसते हुए बोली, तुम क्या मौत दोगे मुझे? मैं खुद ही अपने आप को खत्म कर रही हूँ।
तुम जैसों के हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। कहते हुए मिहिरा उन पहाड़ियों से छलांग लगा दी और विराज आंखें फाड़े उस देख रहा था। ये लड़की तो सच में पागल है। अभी कुछ देर पहले ही मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी और अब खुद ही खुद को खत्म कर लिया है। अब जो भी हो, जैसे भी मरी हो, मेरा काम तो हो गया। अब इसकी दूसरी बहन की बारी है। कहते हुए विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी आंखों में झूठा आंसू लिए और चेहरे पर बनावटी दुख के साथ वो सिंघानिया हाउस चल दिया। कुछ ही देर में वो सिंघानिया हाउस पहुंचा। जल्दी से अपनी कार को अंदर पार्क कर वो घर के अंदर घुस गया। तभी दरवाजे पर उसे श्रेया मिल गई, जो मिहिरा की छोटी बहन थी। श्रेया विराज को देख मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। जवाब में विराज घबराते हुए बोला, श्रेया आज तुम कॉलेज मत जाओ। पर क्यों? मेरे कॉलेज जाने में क्या प्रॉब्लम है? श्रेया, वो आज तुम्हारी बड़ी बहन मिहिरा इस दुनिया में नहीं रही, उसने सुसाइड कर लिया है। विराज की बातें सुनकर श्रेया उस पर भड़कते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी के बारे में ऐसा बोलने की? ऐसा कहा भी कैसे? मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी और वो मेरी आंखों के सामने ही पहाड़ की चोटियों से छलांग लगा दी। बस अब और झूठ नहीं सुन सकती मैं। 6-2 हैवानियत। बस कीजिए, अब मैं और झूठ नहीं सुन सकती। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी दी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती है। नहीं श्रेया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिहिरा ने सच में सुसाइड कर लिया है और अब वो हम सबको छोड़कर चली गई इस दुनिया से। विराज रोने का नाटक करते हुए बोला। श्रेया गुस्से से चिल्ला पड़ी, चुप हो जाइए, मैं एक और शब्द अपने दी के बारे में नहीं सुन सकती। तभी श्रेया के आवाज सुनकर घर के और भी सदस्य वहाँ पहुँचे। क्या हुआ श्रेया, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो ना, जीजू क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माँ ये बोल रहे हैं कि मिहिरा दी सुसाइड कर ली है। अब आप ही बताइए, मिहिरा दी कभी ऐसा कर सकती हैं? श्रेया की बातें सुनकर साधना को तो जैसे हजारों बिजली के करंट एक साथ लगे और वो चीखें मार कर वहीं बेहोश हो गई। माँ, ये क्या हो गया आपको? प्लीज उठिए ना। तभी घर के और भी सदस्य वहाँ भागते हुए आए। श्रेया रोते हुए बोली, दादी माँ, दादाजी देखो ना, माँ को क्या हो गया? क्या हुआ तेरी माँ को? अभी तो ठीक थी। दादी माँ, दादाजी, ये सब जीजू के वजह से हुआ है। वही झूठी अफवाह फैला रहे हैं। कैसी अफवाह बेटा? दादी माँ, वो जीजू कह रहे हैं कि मिहिरा दी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। श्रेया की बातें सुनकर उसकी दादी के तो जैसे हाथ पैर सुन ही पड़ गए थे। उसके दादाजी को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अचानक फर्श पर बैठ गए। श्रेया सबकी हालत देखकर घबरा सी गई। दादी माँ, दादाजी, ये आप लोगों को क्या हो गया? तभी श्रेया के चाचा चाची और बड़े पापा बड़ी मम्मी सभी दौड़ते हुए वहाँ आए। सबको वहाँ गिरा पड़ा देख वो उन सबको अंदर लेकर गए। सबको अंदर जाते ही विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करता हूँ। तुम्हारे पूरे खानदान को मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा मिहिरा। वैसे भी तुम ऊपर अकेले अकेले बोर हो रही होगी। अब तुम्हारे सारे जायदाद का मालिक विराज लूथरा होगा। विराज ये कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा तो मिहिरा की बहन को देखकर उसे झटका लगा। तभी मिहिरा की सबसे छोटी बहन शिखा वही खड़ी खड़ी उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। शिखा को देखकर विराजो से घूरते हुए बोला, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपने ही मेरी दी को मारा है ना, और अब आप मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं। मैं आपका ये सच सबको बतला कर ही रहूंगी। शिखा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। मिहिरा ने खुद सुसाइड किया है। झूठ, मेरी दी कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। आपने मारा है उसे, आप उसके कातिल हो। पर आप एक बात ध्यान रखना, मिहिरा सिंह आनिया की फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं कि वो अपने बड़ी बेटी के कातिल को ऐसे ही छोड़ दे।
शिखा वहाँ से जैसे ही जाने को हुई तभी विराज एक गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे शिखा अपना सर पकड़कर वहीं गिर पड़ी। विराज शिखा की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारी बहन को और अब तुम्हारी बारी है। जो मेरा हकीकत जानेगा उन सबको मैं मौत की नींद सुला दूंगा। विराज की बातें सुनकर शिखा उससे ढकेलते हुए वहाँ से भागी। ये देखकर विराज घबरा गया और वो भी उसके पीछे पीछे आया। शिखा भागते हुए एक कमरे में घुस गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर ली। शिखा बहुत ही घबराई हुई थी, उसका गला डर के वजह से सूख सा गया था। सांसें तेज तेज चल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विराज के आकर दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो शिखा। विराज की आवाज सुनकर शिखा घबरा सी गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो हैवान पहले मेरे दी को मार दिया और अब मुझे मारना चाहता है। मुझे खुद को बचाना होगा, तभी जाकर मैं अपने परिवार को बचा पाऊंगी। शिखा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देखो शिखा, अगर तुम अपनी मर्जी से बाहर आती हो तो तुम्हें बहुत ही आसान मौत मिलेगी, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब सब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किस तरह की मौत चाहिए? आसान मौत चाहिए या तड़प तड़प कर मरना चाहोगी? विराज की बातें सुनकर शिखा और भी ज्यादा डर गई। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। शिखा उस खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल आई और खिड़की को बंद कर दी। शिखा वहाँ से भागने लगी। वो लगातार भागे जा रही थी। इधर विराज गुस्सा होकर दरवाजा तोड़ने लगा। 10 मिनट लगे और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। मैंने कहा था तुमसे, मैं अंदर आ गया तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। विराज उस पूरे कमरे में शिखा को ढूंढते हुए बोले जा रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ शिखा, तुम यही कहीं छुपी हुई हो। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं और भी भयानक मौत दूंगा। पर शिखा की आवाज और शिखा उस कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देखकर विराज और भी ज्यादा गुस्से से बौखला उठा और जोर से एक मुक्का दीवार पर मारा, जैसे उसके हाथों से खून बहने लगे। शिखा भागते भागते बहुत दूर निकल आई थी। शिखा से अब भागे नहीं जा रहे थे। उसके हाथ पैर से कांप रहे थे। वो आकर एक चबूतरे पर बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई है हम पर? एक तरफ उस दरिंदे ने मेरी बहन को मार डाला और अब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो हम लोगों के साथ वो ये सब कर रहा है? मैं अपनी बहन के मौत का शौक ही नहीं मना पा रही हूँ। 6-3 है वानियत। मैं अपनी बहन के मौत का शौक ही नहीं मना पा रही हूँ। ये किस मोड़ पर हमारी जिंदगी आ गई है? एक तरफ वो है वान जिसने मेरी बहन को मार डाला और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे खुद को बचाऊं और अपनी फैमिली को? अगर घर लौट कर गई तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे दूसरे शहर चले जाना चाहिए जहां वो मुझ तक ना पहुंच सके। तब जाकर मैं अपनी फैमिली के बचाने का रास्ता ढूंढ पाऊंगी। शिखा बस पर चढ़कर दूसरे शहर के लिए निकल गई। इधर विराज पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसने अपने आदमियों को शिखा के फोटो भेज दिया था और उन लोगों को ये बोल दिया था कि जहाँ कहीं भी ये लड़की मिले उसे वहीं खत्म कर देना। ये जिंदा लौट कर नहीं आनी चाहिए। इधर श्रेया के पापा ऑफिस से भागते हुए आए। अपनी पत्नी को बेड पर लेटा देख वो आकर उसके पास बैठ, साधना क्या हुआ तुम्हें? श्रेया, तेरी माँ की ऐसी हालत हुई कैसे? पापा, वो मेहरा दी की मौत की खबर सुनकर माँ की ऐसी हालत हो गई। तभी एक जोरदार थप्पड़ श्रेया के गालों पर पड़ी। चुप हो जा, दोबारा ऐसी अशुभ बातें मत बोलना। मेरी बेटी मेहरा जिंदा है। वो कुछ ही देर में आएगी और सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। उसे कुछ नहीं हुआ। अपने पापा की बातें सुनकर श्रेया रो पड़ी। तभी श्रेया के बड़े पापा उसके पापा के करीब आए और उनके कंधे पर हाथ रखे। खुद को संभालो गौरव, श्रेया ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। मेहरा अब हमारे बीच नहीं रही। इस दुख के घड़ी में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। नहीं भाई साहब, मैं नहीं मानता कि मेहरा अब इस दुनिया में नहीं है।
मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। हम तुम्हारी तकलीफें समझ सकते हैं गौरव। माँ बाप के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं होता, पर तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। नहीं भाई साहब, जो सच ही नहीं है उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूं? तभी श्रेया फुट फुट कर रोने लगी। उसकी बड़ी माँ और छोटी माँ दोनों उसे चुप करवाने लगी। आंटी देखो ना, ये क्या हो गया? माँ की हालत भी बहुत खराब है। जब से वो मिहिरादी के बारे में सुनी है तब से उनकी हालत ऐसी हो गई है। पापा, बड़े पापा, शिखा दी गायब है। रीचा मिहिरा की सबसे छोटी बहन घबराते हुए आकर बोली। रीचा की बातें सुनकर सबको एक और बड़ा झटका लगा। रीचा, तूने बाहर देखा? हो सकता है कि वो बाहर हो। पापा, मैंने हर जगह देख लिया पर शिखा दी कहीं नहीं मिली। तूने उसके दोस्तों से पूछा? हो सकता है शिखा वहाँ चली गई हो। मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने उनके सारे दोस्तों से कॉल करके पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता। रीचा की बातें सुनकर सब लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। गौरव, हमें अभी के अभी चलकर शिखा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाना होगा, कहीं हमारी शिखा किसी मुसीबत में ना हो। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई साहब, पहले मेरी मिहिरा और अब शिखा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अपने चारों बच्चियों को इतने लाड़ प्यार से पाला और आज उनके ऊपर ही संकट आ पड़ी। आखिर मेरी बेटियों से किसी की क्या दुश्मनी है, ये तो हमें भी नहीं पता। अभी हम अपनी बड़ी बेटी के मरने का शौक भी न मना पाए तब तक हमारी शिखा गायब हो गई। चलो गौरव, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मिहिरा के पापा और बड़े पापा दोनों जैसे ही कमरे से निकले तभी उन्हें विराज मिल गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम शिखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पापा, बड़े पापा, आप दोनों रहने दीजिए, मैं जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ। इस हालत में आप सबको यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। आपको आपकी परिवार की जरूरत है। नहीं विराज, तुम नहीं, हम खुद जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने, और जब तक शिखा नहीं मिल जाती तब तक हम वापस नहीं आएंगे। गौरव की बातें सुनकर विराज कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है पापा, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। आखिर मेरा भी तो इस परिवार के प्रति कोई फर्ज बनता है। भले ही आज मिहिरा जिंदा न हो, पर फिर भी मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, मेरी होने वाली पत्नी थी। विराज झूठा आंसू निकालते हुए बोला, ठीक है चलो। इधर शिखा अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाए दूसरे शहर में भटक रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसुओं के बूंद टपक रहे थे। ना तो उसे कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही कोई मंजिल। मिहिरा दी, मैं आपके मौत का बदला उस हैवान से लेकर रहूंगी और अपने परिवार को बचा रहूंगी। आज भले ही मैं लाचार और मजबूर हूँ, पर एक दिन वो लाचार और मजबूर हमारे सामने होगा। इधर घर श्रेया और ऋचा दोनों ही अपनी माँ को संभाली हुई थी। जैसे ही उसकी माँ को होश आया तो वो मिहिरा मिहिरा चिल्लाने लगी। श्रेया, मिहिरा कहाँ है? उसे मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। अपनी माँ की बातें सुनकर श्रेया फिर से रोने लगी। तभी उसकी छोटी मम्मी पिया आकर बोली, देवो, हमारी मिहिरा अभी कॉलेज गई हुई है, जैसे ही वो आती है हम आपको उसे जरूर मिलवाएंगे। नहीं पिया, उसे कहो कि वो अभी के अभी कॉलेज से वापस आए। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। हम कैसे बुलाएं उसे? उसका एग्जाम चल रहा है, अभी वो नहीं आ सकती। शाम तक वो वापस आ जाएगी। ठीक है, पर फोन से बात तो करवा सकती हो ना? ठीक है, हम अभी फोन लगाते हैं। तभी पिया का बेटा जो 6 महीने का था उठकर रोने लगा। रीचा उसे पिया के पास लेकर आई। आंटी देखिए ना, पीयूष जग गया है और रोए जा रहा है। 1 मिनट। फोन को श्रेया के हाथों में देकर वो अपने बेटे को बाहर लेकर चली गई। श्रेया अपने हाथों में लिए फोन की ओर देखते हुए बोली, माँ मैं अभी मिहिरादी को कॉल लगाती हूँ। 6-4 हैवानियत। श्रेया अपने हाथों में लिए फोन की ओर देखते हुए बोली, माँ मैं कॉल करती हूँ मिहिरादी को। श्रेया फोन अपने कानों में लगाकर झूठी बातें करने लगी। हेलो मिहिरादी, कहाँ हो आप? कॉलेज में। घर कब तक आओगी? शाम तक।
ठीक है, माँ से बात कर लो, वो तुमसे बात करने के लिए बहुत परेशान है। श्रेया फोन को स्विच ऑफ करके अपनी माँ की ओर बढ़ाई। साधना बिना देखे और बिना आवाज सुने ही अपनी बातें बोलने लगी। मेहरा बेटा, कहा तुझे पता भी है तेरे बिना मेरा दिल कितना घबरा रहा था। तू जल्द से जल्द मेरे सामने आ जा बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटा? अपनी माँ से नाराज है? बता ना क्या हुआ। हेलो मेहरा, मेहरा तेरी आवाजें नहीं आ रही है बेटा। मेहरा की आवाज न आने पर साधना परेशान हो गई। श्रेया जरा देखना मेहरा की आवाज क्यों नहीं आ रही है। लाइए मैं देखती हूँ। श्रेया अपने माँ के हाथों से फोन लेकर देखने लगी। माँ देखो ना, फोन तो स्विच ऑफ है। लगता है आपके हाथों से दबाकर फोन ऑफ हो गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। फिर से लगाना कॉल। माँ मेहरा दी एग्जाम दे रही है, वो बार बार कॉल रिसीव नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जब कॉल रिसीव करें तो कह देना कि जल्द से जल्द मेरे पास आए, मैं उसे देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बोल दूंगी, आप बस आराम कीजिए। श्रेया उन्हें कंबल ओढ़ाकर जैसे ही पीछे पलटी तो ऋचा उसे गुस्से से घूर रही थी। अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों ऐसे देख रही है? श्रेया की बातें सुनकर ऋचा उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आई और दरवाजे को बंद कर दिया। आप खुद को समझती क्या है? पर मैंने किया क्या ये तो बता। क्यों झूठ बोला माँ से आपने? शाम को जब मेहरादी के बारे में पूछेगी तो आप क्या जवाब देगी? कहाँ से लेकर आएंगी मेहरादी को? झूठ बोलना जरूरी था क्या? अगर माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी और आप जाए की सलाखों के पीछे। बस अब आगे कुछ मत बोलना। एक तुझे ही माँ की चिंता है क्या? हम सबको नहीं है। तूने देखा नहीं माँ की हालत कैसे बिगड़ रही थी? वो बार बार मेहरादी के बारे में पूछ रही थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे ताकि उन्हें कुछ ना हो। उनको बचाने के लिए झूठ बोला मैंने, समझी तुम? बकवास बंद कीजिए अपनी। अच्छे से जानती हूँ मैं, आपको कोई फिक्र नहीं है माँ की, और मैं क्यों चुप रहूँ? आप चुप रहिए। एक तो गलती करती है और उस पर से मुझे चुप करवाती है। ऋचा चुप हो जा वरना मेरे हाथ उठ जाएंगे तुझ पर। आप उठाकर तो देखिए, हाथ ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी ऋचा सिंघानिया नहीं, तो मेरा हाथ तोड़ेगी। उन दोनों की झगड़ा सुनकर उसकी बड़ी मम्मी कुसुम और छोटी मम्मी पिया दौड़ते हुए आई। कुसुम उन दोनों को डांटने लगी, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? घर में इतने बुरे हालात बने हुए हैं, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने के बजाय लड़ झगड़ रही हो। शर्म करो तुम दोनों। कुसुम की बातें सुनकर ऋचा और श्रेया दोनों चुप थी। अरे तुम्हारी माँ की हालत खराब है, तुम्हारी बड़ी बहन मेहरा इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारी बहन शिखा लापता है। इतने कुछ होने के बाद भी तुम दोनों बेशर्म आपस में जानवरों की तरह लड़ रही हो। आंखों की पानी, लाज, शर्म सब खत्म हो गई है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों में बिल्कुल नहीं बनता है, पर कम से कम इस वक्त तो शांति से काम लो। अब दोनों खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ऋचा तुम दादा और दादी के पास जाओ और श्रेया तुम अपनी माँ के पास रहो। कुसुम की बातें मानकर दोनों वहाँ से चली गई। इधर गौरव और उनके बड़े भाई लखन और विराज तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे आकर उनके गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाकर रोक दी, जिसे देखकर विराज को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये गुंडे उसके ही बुलाने पर आए थे। गौरव और लखन दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर आए। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? और बीच सड़क पर गाड़ी रोककर सड़क क्यों जाम कर रखा है? अभी के अभी गाड़ी हटाइए वरना हमें यहाँ पुलिस बुलानी पड़ेगी। गौरव की बातें सुनकर विराज भी गाड़ी से बाहर आया और वो भी कुछ ऐसा ही बोला। तभी वो सारे गुंडे उन तीनों पर बंदूकें ताने खड़े हो गए। हम यहाँ के मालिक हैं और तुझे अपने मालिक की बातें माननी पड़ेगी वरना जाएगा तो जान से। ये समझा रे अपने भाई को, वरना इसका भी राम नाम सत्य कर देंगे। गौरव चल वापस चलते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? एक मामूली से गुंडे से डरकर हम घर वापस चले जाएं।
बिल्कुल नहीं, मैं देखता हूँ ये क्या कर लेता है। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। ये पुलिस की धमकी किसी और को देना, हम पर ये धमकी काम नहीं करने वाली। अब चुपचाप ये गाड़ी छोड़कर जहाँ से आए हो उल्टे पाँव वही लौट जाओ, क्योंकि आज सारे रास्ते बंद हैं और ये रास्ते 1 महीने तक नहीं खुलेंगे। क्यों लौट जाए हम? ये रास्ते क्या तेरे बाप के हैं? तू होता कौन है रास्ते बंद करने वाला? तेरा बाप और कुछ। कहते हुए वो गुंडे हंसने लगे। तभी गौरव एक जोरदार तमाचा उसके गुंडे के मुंह पर मारी, जिसे वो बौखला उठा और बंदूकें चलाने ही वाला था। तभी विराज उसे इशारों से रोक दिया। वो गुंडा गौरव के पैरों की ओर 3-4 फायरिंग की, जिससे गौरव और लखन दोनों ही काफी घबरा गए। अभी भी टाइम है, निकल लो यहाँ से, वरना यहाँ से तुम दोनों की लाश जाएगी। उस गुंडे की बातें सुनकर लखन गौरव का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए पीछे मुड़ गया और अपनी कार भी वहीं छोड़ दिया। 6-5 है वानियत। गौरव और उनके बड़े भाई लखन दोनों वहीं अपनी कार छोड़कर वापस लौट गए। ये देखकर विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो भी चुपचाप उन लोगों के साथ लौट गया। जैसे ही वो तीनों घर लौटे तो कुसुम दौड़ते हुए उन लोगों के पास आए। क्या हुआ जी? शिखा का कुछ पता चला? पुलिस वालों ने क्या कहा? लखन जी थके थके कदमों से आकर सोफे पर बैठ गए। उनके बगल में उनके छोटे भाई गौरव। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोले हम? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे परिवार को, सब कुछ बिखर सा रहा है। लखन की बातें सुनकर कुसुम बहुत ही हैरान थी। गौरव, आप बताओ क्या हुआ? भाभी जी, हम पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे, तभी कुछ गुंडे आकर हमारे गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाकर खड़े हो गए और वो हमें पुलिस स्टेशन जाने ही नहीं दिए। तभी पीछे खड़ी रीचा अपने पापा की सारी बातें सुन ली और वो तुरंत अपने कमरे में गई और किसी को कॉल करने लगी। हेलो जय, मैं रीचा बोल रही हूँ। हाँ रीचा बोलो। जय, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या? पुलिस में मेरी बहन के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवानी है, सुबह से लापता है वो। पर रीचा, तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं गया है क्या? जया, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कैसी मुसीबत? जया, हमारी मिहिरा दी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ उन्हें और ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं पता। विराज जी जो बता रहे थे कि मिहिरा दी ने सुसाइड कर ली है और उसके बाद शिखा दी भी लापता है। पापा और बड़े पापा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे और उन्हें पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। रीचा की बातें सुनकर जय बहुत ही हैरान था। रीचा, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी बड़ी बहन के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। थैंक यू युंजय। रीचा कॉल कट कर दी। जैसे ही पीछे मुड़ी तो सामने विराज खड़ा था। अचानक से उसे देखकर रीचा डर से गई। आप यहाँ किससे बात कर रही थी तुम? रीचा घबराते हुए बोली। वो मेरा दोस्त था। अच्छा, घर के हालात इतने बिगड़े हुए हैं और तुम्हें यारी दोस्ती सूझ रही है? रीचा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दी। वैसे एक बात बताओ, तुमने श्रेया के साथ बदतमीजी क्यों की? और ये बात आपको बताई किसने? श्रेया दी ने? किसी ने भी बताई हो? जो सच है वो सच है। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको और श्रेया दी को। आप दोनों दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं। आप दोनों का क्या चल रहा है ये अच्छे से पता है मुझे। क्या चल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के बारे में इतनी घिनौनी बातें बोलते हुए? शर्म आप दोनों को आनी चाहिए। आप दोनों तो मिहिरा दी को भी धोखा दे रहे थे। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो मेरी मिहिरा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जान थी तो जान क्यों ले लिया आपने? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने उसकी जान ली है? आपने ही तो कहा था कि मिहिरा दी ने सुसाइड किया है। हाँ कहा था, क्योंकि उसने खुद अपनी जान दी है। वो इसलिए क्योंकि आपको रंगे हाथों पकड़ ली होंगी श्रेया दी के साथ, और इतने बड़े धोखे के बाद ही वो इतना बड़ा कदम उठाई होगी।
तभी एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर पड़ी जिसे रीचा का माथा झन्नचना उठा। वो अपनी नजरें उठाकर देखी तो सामने श्रेया खड़ी थी जो काफी गुस्से में लग रही थी। ये देखकर विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? तू बहन नहीं बल्कि बहन के नाम पर एक कलंक है। तभी रीचा भी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी वजह से मिहिरादी मरी है, तुमने मारा है उन्हें। उन दोनों को लड़ते देखकर विराज के होंठों पर स्माइल आ गई। विराज को अच्छे से पता था कि रीचा और श्रेया की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए उसने रीचा के मन में श्रेया के प्रति शक डाल दिया। रीचा का मिहिरा और शिखा के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, पर श्रेया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। भेड़ बकरी की तरह दोनों लड़ते थे। श्रेया का भी शिखा और मिहिरा के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। तभी विराज श्रेया के झूठी फिक्र दिखाते हुए बोला, बस करो रीचा, और कितना तकलीफ है दोगी श्रेया को? आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है जो हर वक्त उस पर घटिया घटिया इल्जाम लगाती हो? आप चुप रहिए, ये सब आपके वजह से ही हो रहा है। आप जैसे घटिया जीजू और इनके जैसी घटिया दी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। रीचा की बातें सुनकर श्रेया के आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर से शुरू हो गया इनका नौटंकी। पता नहीं ये खुद को इतना महान और मुझे दुनिया की सबसे बुरा इंसान क्यों साबित करना चाहती है। हर वक्त आंसू गिराकर सबकी नजरों में महान बन जाती है, जैसे मैंने इन पर बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया हो। रीचा के बातों से श्रेया का दिल छली छली हो गया था। वो रोते हुए उस कमरे से बाहर चली गई। तभी विराज भी उसके पीछे पीछे नौटंकी करते हुए आया। ये देखकर रीचा का पारा और भी हाई हो गया। भगवान, ये विराज लूथरा जैसे घटिया इंसान किसी के लाइफ में ना भेजें। मेरी मिहिरादी की किस्मत फूटी थी जो इस घटिया इंसान से उनको प्यार हुआ। अभी मिहिरादी के मरे 10 घंटे भी नहीं बीते, इन दोनों के आयासिया शुरू हो गई। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इस श्रेया की ही जान ले लो। सब इसके वजह से ही हो रहा है। विराज रीचा के मन में श्रेया के प्रति बहुत ही नफरत भरती थी। हैवानियत। विराज रीचा के मन में श्रेया के प्रति जहर भर दिया था। इधर रीचा हर वक्त श्रेया के बारे में गलत सोचती रहती थी। विराज जैसे ही श्रेया के कमरे में आया तो वो देखा कि श्रेया फुट फुट कर रो रही थी। उसे रोता देख विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अपने चेहरे पर झूठी फिक्र लिए वो श्रेया के पास आया। श्रेया, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि रीचा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो गलत था। वो जैसा हम दोनों के बारे में सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। जीजू प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पर श्रेया प्लीज जाइए। श्रेया उसका हाथ पकड़कर बाहर कर दी और दरवाजा अंदर से बंद कर फिर से रोने लगी। विराज गुस्से से बौखला उठा। साली, मुझे बाहर निकाली, मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू कभी सोची भी नहीं होगी। इधर रीचा के फोन पर जय का कॉल आया। रीचा तुरंत फोन रिसीव की। हेलो जय, क्या हुआ? तुमने पुलिस में? इसके आगे कुछ बोलती तभी उधर से जय की आवाज आई। रीचा, वो कुछ गुंडे मुझे रास्ते में रोककर लड़ाई झगड़े करने लगे हैं। मैं अकेला, इसलिए उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। जय की बातें सुनकर रीचा घबरा गई। ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? कौन है वो? पहले हमारी मिहिरादी की डेथ की खबर और उसके बाद शिखा दी लापता। फिर पापा और बड़े पापा को भी गुंडे ने पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया और अब तुम्हें भी। इन सारे चीजों के पीछे किसी का न किसी का हाथ तो जरूर है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते। अब वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे इन सब में नहीं पड़ना। जया प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, हम सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। माँ बीमार है, पापा भी होश नहीं है, अब सब बेसुध है मिहिरादी की मौत से। रीचा को रोकते देख जय उसे शांत करवाने लगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, मैं यहीं पर बात करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
रीचा अपना फोन रख दी और जल्दी से कमरे से बाहर निकली, तभी उधर से आ रहे विराज से टकरा गए। रीचा गुस्साते हुए बोली, दिखाई नहीं देता आपको, अंधे हो क्या? रीचा की बातें सुनकर विराज उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। तभी रीचा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? 2 कौड़ी की औकात नहीं और आए मुझ पर हाथ उठाने। रीचा उसके गिरेबान पकड़कर बोली। तभी विराज उसका दोनों हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। रीचा सीढ़ियों से गिरते हुए सीधा नीचे जाकर रुकती है और उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। उसकी चीखें सुनकर सारे घर वाले दौड़ते हुए वहां आए। उसके पापा उसे गोद में उठाकर तुरंत बाहर की ओर भागते हैं। रीचा के बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी पीछे पीछे आते हैं। पिया घर पर ही रुक जाती है। वो सभी हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। विराज ने मिहिरा के पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया था। एक दिन में ही उसने उसके तीनों बहनों के उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब बच्ची थी श्रेया। विराज उसके कमरे की ओर बढ़ा। श्रेया अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक की हुई थी। विराज आकर दरवाजा पीटने लगा। श्रेया, दरवाजा खोलो प्लीज। जीजू चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। श्रेया, प्लीज दरवाजा खोलो, तुम्हारी बहन रीचा को लेकर सभी हॉस्पिटल गए हैं, उसे बहुत सीरियस है। विराज की बातें सुनकर श्रेया बहुत घबरा गई और जल्दी से दरवाजा खोली। क्या हुआ जीजू, रीचा को क्या हुआ? श्रेया, रीचा के पैर फिसल गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जीजू, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। वो लोग कौन से हॉस्पिटल गए हैं? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ठीक है चलिए। श्रेया विराज के पीछे पीछे चल दी। विराज जाकर कार में बैठ गया और अपनी बगल वाली सीट का दरवाजा खोलकर श्रेया को बैठने के लिए बोला। श्रेया जल्दी से आकर बैठ गई। चले जीजू, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। विराज कार स्टार्ट की और लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद विराज एक नजर श्रेया पर डाली। उसे देखकर उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो कार को दूसरी ओर घुमाया और एक सुनसान जगह कार लाकर रोक दिया। श्रेया ने जब अपने फोन में टाइम देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। रात हो चुके थे। अचानक विराज की कार एक सुनसान जगह पर रुक गई। ये देखकर श्रेया थोड़ी हैरान हुई। जीजू, ये आप कहाँ आकर रोक दिया? प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए, मुझे अपनी बहन को देखना है। उसकी बातों का विराज कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसे देख रहा था। श्रेया ये देखकर बहुत ही हैरान थी। जीजू, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ मेरी बहन हॉस्पिटल में है और आपको अपनी बातों को पड़ी है। अगर आपको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना है तो ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। श्रेया कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। तभी विराज भी जल्दी से कार से निकला और आकर श्रेया का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर श्रेया बहुत ही हैरान थी। जीजू, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। श्रेया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। जीजू, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप यहाँ सुनसान रास्तों पर ये सब। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। श्रेया वहाँ से जाने लगी। तभी विराज लपक कर फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया, मेरी बात तो सुनो। 6-7 है वानियत। श्रेया वहाँ से जाने को हुई। तभी विराज लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। विराज की बातें सुनकर श्रेया गुस्से से बौखला उठी और खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दी। दिमाग खराब हो गया है आपका? एक बार की बात समझ नहीं आती? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ कहना है और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब श्रेया के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में बोली। ठीक है, बोलिए जो भी बोलना है। श्रेया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हर पल सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा मेरे आँखों के सामने घूमता रहता है।
तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। विराज की बातें सुनकर श्रेया के होश उड़ गए। एक और तमाचा उसके गालों पर जड़ दी। शर्म नहीं आती आपको ये घटिया बातें बोलते हुए? मेरी दी के मरे 24 घंटे भी नहीं हुए और आप ये सब छीन। मुझे घिन आती है आपसे। देखो श्रेया, अब मेहरा वापस लौट कर नहीं आएगी, तो क्या अब मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का कोई हक नहीं है? वाह जीजू वाह, इतनी जल्दी आगे बढ़िएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था। यहाँ लोगों को अपने प्यार को भुलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी वो अपने प्यार को भुला नहीं पाते। पर अब तो 24 घंटे में ही भुला दिए। अभी तो मेरी बहन को मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। श्रेया रोते हुए बोली। देखो श्रेया, दूर हटिए मुझसे, अब कुछ भी देखने और दिखाने का नहीं रह गया है। किसी के चले जाने से हम अपनी जिंदगी क्यों रोकते? अगर मेहरा ये देखेगी कि मैं अपनी जिंदगी में रुक गया हूँ और उसकी वजह वो खुद है, तो उसे बहुत तकलीफ होगी। सही कहा आपने, तकलीफ तो होगी उसे, पर इस बात से नहीं कि आप अपनी जिंदगी में रुक गए हैं, बल्कि इस बात से कि आपने उसके मरने के कुछ ही घंटे बाद अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सब देखकर उसे तकलीफ होगी। अरे प्यार करती थी वो आपसे, और आप भी तो उसे प्यार करते थे ना। इतने सारे वादे, वो कस्में जो आप दोनों ने साथ मिलकर खाई थी, सबको एक पल में भुला दिया और अपने प्यार की जगह किसी और को देने चल दिए। आप कैसे मेहरा दी की जगह मुझे दे सकते हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं किसी और को ये जगह नहीं दे रहा, बल्कि उसकी परछाई, उसकी जान से प्यारी बहन को ये जगह दे रहा हूँ। जीजू, मेरी दी आपसे बहुत प्यार करती थी, आपके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गई। सब आपके खिलाफ थे, पर वो आपके साथ थी, इसलिए नहीं कि आप उसकी जगह किसी और को दे दे। देखो श्रेया, क्या देखूं मैं? आपका असली चेहरा, जो मुझे कब से दिख रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप भले ही अपने प्यार को भुलाकर उसकी जगह किसी और को दे दे, पर मैं अपने प्यार की जगह किसी को नहीं दे सकती, समझे आप? श्रेया की बातें सुनकर विराज गुस्से से बौखला उठा, फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोला। देखो श्रेया, सच में मैंने आप जैसे दोगला इंसान आज तक नहीं देखा। जब एक बार मैंने कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो क्यों बार बार यही बात बोल रहे हैं? आपसे अच्छा तो कुत्ता है। तभी एक जोरदार तमाचा श्रेया के गालों पर पड़ी, जिससे उसका माथा झन्नझ न उठा। वो हैरानी से विराज को देख रही थी। विराज गुस्से से चिल्ला पड़ा, चुप साली, कब से बकबक किए जा रही है? पक गया हूँ तेरी बकवास सुनकर। कब से प्यार से समझा रहा हूँ, पर तो है कि मान ही नहीं रही है। उसी टाइम से गलत सलत बोले जा रही है। अच्छा, तो ये है आपका असली चेहरा? उफ सारी, आप कह दिया। तुम कहना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं, तो इतना भी इज्जत के काबिल नहीं है। तुझे तो कहना चाहिए था। अब मैं सही कह रही हूँ, तो ये है तेरा असली चेहरा, जिस पर से पर्दा हट चुका है। उसकी बातें सुनकर विराज के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें जो कहना है कह सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब माफ है। कहीं मेहरा दी को भी तूने ही तो, कहीं वो तेरे वजह से तो सुसाइड नहीं की, कहीं उसके मरने के पीछे तो जिम्मेदार तो नहीं है? बता, जवाब दे मुझे, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? जवाब चाहिए तुझे। चल एक पल के लिए मान ले कि मैं ही उसके मौत की जिम्मेदार हूँ, तो क्या कर लेगी? क्यों तेरे अंदर सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है? मैं मानना वानना नहीं चाहती, बस तुझसे पूछ रही हूँ, मेरी बहन के मौत का जिम्मेदार तो है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। हाँ हूँ मैं तेरी बहन के मौत का जिम्मेदार। क्या लोगी तुम? तेरे सामने खड़ा हूँ तेरी बहन को मारकर, तुझे जो करना है कर ले। श्रेया एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दी और उसका गिरेबान पकड़कर बोली, क्यों 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 मारा मेरी बहन को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? वो तो तुझसे प्यार करती थी ना, खुद से भी ज्यादा तुझ पर विश्वास करती थी वो। तूने उसके प्यार का, उसके विश्वास का ये सिला दिया। कितना घटिया है रे तू, जिस थाली में खाया उसमें ही छेद किया।
तभी विराज उसका हाथ पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, चुप, और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैंने ही तेरी बहन को मारा है। वजह ये है कि उसको मेरा सच पता चल गया था, और जिसको मेरा सच पता चल जाएगा उसे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने मार दिया उसे। नहीं नहीं, उसने खुद को ही मार लिया, पर उसे मरने के लिए मैंने ही मजबूर किया। वैसे तो ये शुभ काम अपने हाथ से ही करता, पर तेरी बहन ये शुभ काम अपने हाथों से ही कर ली। विराज की बातें सुनकर श्रेया अंदर से टूट गई थी। 6-8 हैवानियत। विराज की बातें सुनकर श्रेया पूरी तरह से टूट गई थी। विराज जोर जोर से हंस रहा था। उसे हंसता देख श्रेया गुस्से से बौखला उठी और उठकर सीधा उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्यों मारा उसे, क्यों? कितना प्यार करती थी वो तुझसे, पागलों की तरह तेरी हर जिद को मान लेती थी। खुद से भी ज्यादा उसे भरोसा था तुझ पर, उसके भरोसे का ये सिला दिया तूने, क्यों? तभी विराज हंसते हुए बोला, अरे बोला ना मैंने उससे, मेरा सच पता चल गया था इसलिए मार दिया उसे। कैसा सच, कैसा सच पता चल गया था उसे? जवाब दे। यही कि माफिया गैंग का लीडर मैं हूँ, यानी विराज लूथरा। माफिया गैंग में हर वो एक बुरे काम होते हैं जिसे आम लोगों का नुकसान हो और हमारा फायदा हो। ड्रग्स स्मगलिंग, छोटे बच्चों का सप्लाई, यहाँ तक कि मर्डर भी। पूरे शहर में बस अपना ही राज और सबके अंदर माफिया गैंग खौफ। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। जो मेरे और मेरे धंधे के बीच आएगा वो इस दुनिया से जाएगा। विराज लूथरा, मैं तेरा ये सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अब तो चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। श्रेया की बातें सुनकर विराज सीरियस होते हुए बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, हम तेरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे, उसके बाद तुम और मैं एक हो जाएंगे। कैसा है मेरा आइडिया? हाउ डेयर यू! खबरदार जो दोबारा ऐसी बात बोली तो मैं तेरी जान ले लूंगी। राक्षस हैवान, तेरी हैवानियत मैं मिटाऊंगी। ओहो मेरी जान, इतना बोलने का हक तो मैंने सिर्फ तुम्हें ही दिया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मौत की नींद सुला दिया होता, पर तुम तो जान हो मेरी, तुम्हें तो अपनी रानी बनाना है। तुम्हारे लिए सब फ्री है, जो चाहे कह लो। तुझे क्या लगता है तुम मुझे कहेगा कि मैं तेरी हो जाऊं तो क्या मैं तेरी हो जाऊंगी? ऐसा सोचना भी मत। मरना मंजूर है मुझे, पर तुझ जैसे हैवान के साथ रहना मंजूर नहीं। ओहो मेरी जान, तुम्हें मैं मरने दूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मौत को भी तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। तुम मरना भी चाहेगी तो भी तुझे मरने नहीं दूंगा। यहाँ जिंदगी और मौत दोनों मेरी मर्जी से नसीब होती है। तू इतनी मेहरादी को भुला दिया और अब खैर तुझ जैसे नीच से मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वरना मेरे जुबान ही गंदे हो जाएंगे। श्रेया की बातें सुनकर विराज अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, मैं भले ही मेहरा के साथ टाइम पास करता था, पर तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम तेरा परिवार भुगतेगा। तुझे पता भी है शिखा गायब किसकी वजह से हुई है? मेरे वजह से। और मैंने अपने आदमियों को कह दिया है वो जहाँ कहीं भी मिले मार दे उसे, क्योंकि उससे भी मेरा सच पता चल गया है। कहते हुए विराज हंस पड़ा। विराज की बातें सुनकर तो जैसे श्रेया को हजारों करंट के झटके एक साथ लगे हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी फैमिली ने तेरा? क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी। अभी के अभी अपने आदमियों को कॉल करके बोल कि मेरी बहन को कुछ ना करें। श्रेया की बातें सुनकर विराज हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे बहन को जिंदा छोड़ दूं तो तुझे मेरी बात मानने होंगे। विराज की बातें सुनकर श्रेया चुप हो गई। क्या हुआ, हो गई नाबती गुल? ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी, पर तू अभी के अभी कॉल करके बोल कि मेरी बहन को कुछ ना करे। गुड़गरला, ये हुई ना बात। विराज मुस्कुराते हुए बोला और तुरंत कॉल लगाया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उस लड़की को छोड़ दो। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, छोड़ दो उसे। कहते हुए विराज कॉल कट कर दिया।
श्रेया की ओर देखते हुए बोला, अगर तूने मेरे साथ चालाकी की तो तेरे पूरे खानदान को ऊपर पहुंचा दूंगा। वैसे ऋचा को हॉस्पिटल के बेड पर मैंने ही लिटाया है। विराज की बातें सुनकर श्रेया को फिर से एक झटका लगा। वो मन ही मन, आज भले ही अपने परिवार के खातिर मजबूर हूँ मैं, पर बहुत जल्द तुझे खत्म करूंगी। श्रेया को सोचते देख विराज उसे झकझोरते हुए बोला, क्या सोच रही हो? मुझे मारने के बारे में? थोड़ा धीरे सोचो, मुझे सुनाई दे रहे हैं। उसकी बातें सुनकर श्रेया कुछ नहीं बोली। अंदर ही अंदर उसके आत्मा रो रहे थे। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे अपनी बहन को देखना है। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रहे, मुझसे कोई चालाकी नहीं, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। विराज उसे धमकाया, पर श्रेया चुप थी। दोनों जाकर कार में बैठ गए। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर वो सीधा रीचा के पास गई। रीचा को होश आ चुका था। उसके पापा और बड़े पापा बड़ी मम्मी उसे बातें कर रही थी। रीचा को होश में देखकर श्रेया को जान में जान आई। वो दौड़ते हुए उसके पास आई। रीचा, कैसी है तू? श्रेया को देखकर रीचा अपना मुंह फेर ली और गुस्से से बोली, बड़ी माँ, इन्हें कह दीजिए यहाँ से चली जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखना, दम घुटता है इन्हें देखकर। कह दीजिए अभी के अभी यहाँ से चली जाए। रीचा की बातें सुनकर श्रेया रो पड़ी। तभी उसके पापा कड़क आवाज में बोले, रीचा, क्या बचपना है? ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं है जो तुम अपनी मनमानी करोगी। श्रेया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, श्रेया तुम्हारी बड़ी बहन है, उसे रिस्पेक्ट दो। पापा, अगर आपकी यही शर्त है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी रीचा के पापा चिल्ला पड़े, रीचा, ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा? 6-9 हैवानियत। रीचा, ये क्या पागलपन है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हुआ है। और अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स किया तो ठीक नहीं होगा। रीचा के चिल्लाने से उसका तबीयत बिगड़ने लगा था। तभी श्रेया बीच में ही बोली, पापा, मैं चली जाती हूँ, प्लीज आप उसे कुछ मत कहिए, उसका तबीयत बिगड़ रहा है। रीचा के जिद के आगे उसके पापा विवश थे, इसलिए वो श्रेया को कुछ बोल नहीं पाए। श्रेया एक नजर रीचा पर डाली और उस वार्ड से बाहर निकल आई और एक कोने में जाकर फुट फुट कर रोने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। श्रेया पीछे मुड़ कर देखी तो उसकी बड़ी माँ थी। श्रेया उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। बड़ी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये मुसीबतों का पहाड़ हम पर इस प्रकार टूटा है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। ये बुरा वक्त भी जरूर टलेगा, भगवान पर भरोसा रख। कब टलेगा बड़ी माँ? श्रेया, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। पीछे खड़ा विराज बोला। विराज की बातें सुनकर कुसुम घबरा गई। श्रेया, बेटा तू अभी के अभी घर जा, हम यहाँ रीचा के पास है, पर वहाँ तेरी माँ के पास कोई नहीं है। पिया उन्हें अकेले संभाल नहीं पाएगी, उसके गोद में एक छोटा बच्चा है, वो भी उसे परेशान कर रहा होगा। ऐसे में तेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। ओके बड़ी माँ, मैं अभी निकलती हूँ। कहते हुए श्रेया जल्दी से जाने लगी। तभी विराज उसके पीछे पीछे आया। अरे अरे मेरी जान, अकेले कहाँ भाग रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं उनके पास जा रही हूँ। तुम्हें लेकर चल रहा हूँ ना? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे अकेली चली जाओगी, वो भी मेरे रहते हुए? तुम्हें कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। श्रेया चिल्लाते हुए बोली, जिस पर विराज भी उस पर चिल्ला पड़ा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। एक बात अच्छे से जान लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम क्या होगा ये अच्छे से पता है तुम्हें। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और ये सब बातें जानते हुए भी बेशर्म की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ, और अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो सबको चीर कर रख दूंगा। विराज की बातें सुनकर श्रेया घबरा गई।
ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। श्रेया चुपचाप उसके साथ चल दी। बाहर विराज की कार खड़ी थी। विराज आकर बैठ गया और अपने बगल वाले सीट का दरवाजा श्रेया के लिए खोल दिया। श्रेया आकर चुपचाप बैठ गई। पूना शहर सिटी हॉस्पिटल के बाहर 10-12 कार आकर रुक गई। कार रुकते ही उसमें से ढेर सारे बॉडी गार्ड बाहर आए और आकर सभी एक ओ लाइन से खड़े हो गए। उन्हीं गाड़ियों के बीच एक बेहद लग्जरी कार खड़ी थी। तभी एक बॉडी गार्ड आकर उस कार का दरवाजा खोला। करीब 25-26 साल का नौजवान उस कार से बाहर निकला, जिसने व्हाइट शर्ट और उस पर काले रंग के कोट और पैंट पहन रखे थे। मस्त बॉडी, पर्सनालिटी और चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव। आँखों पर गॉगल्स, हाथों में महंगी वॉच और चेहरे पर एक अलग ही चमक। नवीन राठौड़ सर उस लड़की को होश आ गया है। अपने बारे में कुछ बताया अब तक नहीं, वो सिर्फ रोए जा रही थी। माफिया गैंग के लीडर का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं। मुझे जल्द से जल्द पता चाहिए, कैसे भी करो, पर उस माफिया गैंग के लीडर को ढूंढ निकालो। कौन है और कहाँ छुपकर बैठा हुआ है? सर, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमने अपने जासूसों को काम पर लगा रखा है। सर, वो माफिया गैंग का लीडर बहुत ही चालाक है। अब तक ना जाने कितने बिजनेसमैन को सड़क पर ला दिया। उस माफिया गैंग के लीडर का सबसे बड़ा हथियार लड़कियां होती है। वो इनके जरिए ही अपने काम को अंजाम देता है। इस लड़की के बारे में पता करो कि ये कौन है और इसकी ये हालत किसने की। बाकी मैं खुद उसे बात करता हूँ। नवीन जैसे ही उस वार्ड के पास पहुँचा, तभी सामने उसे डॉक्टर मिल गए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर राठौड़। ये कांग्रेच किस बात की? उस लड़की को होश आ गया इसलिए। वो कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है जो उसके होश आने से मैं झूम उठूं। नवीन की बातें सुनकर डॉक्टर खामोश हो गया और मन ही मन, बड़ी अजीब आदमी है। जब होश नहीं आया था तब तो हर दिन पूछता था कब तक होश आएगा इसे। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं, आप अंदर जाएं, वो अंदर ही है। नवीन बिना कोई जवाब दिए अंदर आया। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो लड़की उसे देखते ही बेंच से कूदकर नीचे छिप गई। ये देखकर नवीन काफी हैरान था। ये पागल है क्या? मुझे तो लगता है ये किसी मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट है। मेंटल हॉस्पिटल से भाग रही थी और रास्ते में इसकी एक्सीडेंट हो गया। खैर, आई डोंट केयर। ओ हेलो, बाहर निकलो। नवीन उस लड़की को आवाज लगाई, पर वो लड़की नवीन को देखकर काफी डरी हुई थी। उसके आवाज देने पर वो बाहर नहीं आई। तभी वो गुस्से से उस बेंच को उठाया जिसके नीचे वो छिपी हुई थी। उस बेंच को उठाकर फेंक दिया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे दीवार से टिकाते हुए, ए लड़की, ये क्या नाटक लगा रखा है? मैं कोई भूत या राक्षस हूँ जो मुझे देखकर तुम छिप रही हो? तभी वो रोते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मारना चाहते हो मुझे? नवीन उसकी बातें सुनकर हैरान था। क्या बकवास कर रही हो? अगर मुझे मारना हो तब तो मैं बचाता क्यों? उसकी बातें सुनकर वो लड़की चुप हो गई और सोचने लगी। 6-10 है वानियत। अगर मुझे मारना हो तब तो मैं तुम्हें बचाता क्यों? नवीन की बातें सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई। तभी नवीन उसे झकझोरते हुए, ए लड़की, ऐसी क्या सोच रही हो? तभी वो उसकी आंखों में देखते हुए, आपने मुझे क्यों बचाया? क्या मतलब? मैंने तुम्हें बचाया? तुम्हें बचाकर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। वो फिर से मुझे मार देगा। उसे पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो वो फिर से मुझे मार देगा। कौन मार देगा? जवाब दो, कौन मार देगा? नवीन की बातें सुनकर वो लड़की खामोश थी। अब चुप क्यों हो? बातें क्यों अधूरी छोड़ दी? बताओ मुझे, कौन तुम्हें मार देगा? जवाब दो। कुछ सवालों का जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए। नवीन राठौड़ किसी वक्त का इंतजार नहीं करता। वो जो काम तय कर देता है वो काम उस वक्त पर हो जाना चाहिए। नवीन के बातों का वो लड़की कोई जवाब नहीं दी। तभी डॉक्टर दरवाजे पर खड़े उन दोनों को देख रहे थे और खांसते हुए वो अंदर आए, जिसे सुनकर नवीन उस लड़की से दूर हटा। डॉक्टर अपनी सफाई देते हुए बोला,
मैं इनका चेकअप करने आया हूँ। ओके, इनके चेकअप करने के बाद इनका डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दीजिए। मैं आज ही इन्हें घर लेकर जाऊंगा। ओके, मैं चेकअप करने के बाद डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देता हूँ। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे पर वो किसी और ही सोच में डूबी हुई थी, जिसे देखकर नवीन मन ही मन, ये लड़की पूरी तरह से पागल है, डॉक्टर सामने है और ये किसी और सोच में डूबी हुई है। तभी नवीन का एक आदमी उसके पास आकर बोला, सर वो अभी अभी हमारे जासूसों से पता चला है कि माफिया गैंग का लीडर ढेर सारा हथियार मंगवा रहा है। हथियार उस तक पहुंचने नहीं चाहिए, रास्ते में ही ट्रक गायब करवा दो। ओके सर, कहते हुए वो आदमी वहाँ से निकल गया। उसके वहाँ से जाते ही नवीन की नजर उस लड़की पर गई। उस लड़की ने उन दोनों की बातें सुन ली थीं और अब उसके चेहरे पर एक अलग चमक थे जिसे नवीन देख पा रहा था और मन ही मन, ये लड़की कितनी ड्रामेबाज है। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही नवीन भी वहाँ से जाने लगा। तभी वो लड़की उसे टोकी, एक्सक्यूज मी सर। यस। नवीन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, माय नेम इज मिहिरा सिंघानिया। तो ये बातें तुम सीधे सीधे भी बता सकती थी, इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत थे। बेकार का पूरा माहौल खराब कर दिया। मिस्टर राठौड़, मुझे भी उस माफिया गैंग के लीडर का तलाश है। माफिया गैंग के आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने मेरी ये हालत की है। ओरेली, पर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कोई क्रिमिनल हो और पुलिस से बचने के लिए ये सारे नाटक कर रही है। ओरेली, ऐसी बात है, फिर मैं चलती हूँ। कहते हुए मिहिरा वहाँ से जाने को हुई, तभी नवीन उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या हुआ? अब क्या चाहते हो तुम आई भी यहाँ मेरी मर्जी से हो और जाओगी भी मेरी ही मर्जी से, और जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्यों मुझे रोक रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया है और अब मुझे उसकी कीमत चाहिए। ओरेली, मानना पड़ेगा, ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। जो समझना है समझ सकती हो, आई डोंट केयर। क्या कीमत चाहिए तुम्हें? तुम्हारी साइन। वाह, ओनली साइन। यस। पर ये है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर है जिस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हो। इसमें किसी का कोई फोर्स नहीं है। ओरेली, और तुम्हें ये लगता है कि मैं इस पर साइन कर दूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। मिहिरा की बातें सुनकर नवीन एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर अब तुम्हें मिहिरा सिंघानिया से सुहाना नवीन राठौड़ बनना होगा। नवीन की बातें सुनकर मिहिरा हैरानी से उसकी ओर देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम चेंज करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? ये मेरी ही गलती है जो मैंने फिर से एक मर्द पर भरोसा कर लिया। इस दुनिया में कोई भी मर्द भरोसे के लायक नहीं है। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत जरूर दूंगी। कहते हुए मिहिरा बिना कुछ बोले ही उस पेपर पर साइन कर दी। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नवीन उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, अब आप मिसेस सुहाना राठौड़ है, नवीन राठौड़ की वाइफ। आपकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। मिहिरा उसका हाथ झटकते हुए बोली, बंद करो ये नाटक, खुद आंसू देकर अच्छे बनने का ढोंग कर रही हो। मैं जो भी करता हूँ सब रियल रहता है, कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करता। जो हूँ पूरी दुनिया के सामने हूँ। मिहिरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दी। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर लेकर आए। ये डिस्चार्ज पेपर है, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर नवीन मुस्कुराते हुए अपना हाथ सुहाना की ओर बढ़ाया। चले। सुहाना बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चल दी। नवीन भी उसके साथ साथ चल दिया। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तभी सामने नवीन की कार खड़ी थी।
उन दोनों को देखकर नवीन का बॉडीगार्ड जल्दी से आकर कार का दरवाजा खोला। अभी सुहाना बिना किसी भाव के आकर कार में बैठ गई। नवीन भी मुस्कुराते हुए आकर उसके बगल में बैठ गया। नवीन सुहाना की ओर देखा, तभी वो अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। नवीन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तभी कार स्टार्ट हुई और वहाँ से चल पड़ी।